मेरा नाम अलीशा है। मेरी अम्मी अक्सर बीमार रहती थी। मैंने बीए किया हुआ था। हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं था क्योंकि मेरा सका बाप फौत हो चुका था और मेरी अम्मी ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे सुतीले बाप की पहली बीवी भी थी और वो मेरी अम्मी को घर से निकाल चुका था। उसने मेरी अम्मी की खूबसूरती देखकर निकाह कर लिया था, लेकिन जब उसकी पहली बीवी को पता चला तो उसने मेरी माँ को तलाक दे दी और कहा कि मेरी पहली बीवी अगर मुझे छोड़कर चली गई तो मेरे सारे खानदान में कोई इज्जत नहीं रहेगी और मैं गरीब भी हो जाऊंगा क्योंकि सब कुछ मेरी पहली बीवी का है। मेरी माँ पहले लोगों के घरों में काम करती रही, मुझे पढ़ाया लिखाया और उसके बाद बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गई थी। अब मेरी बारी थी कि मैं उनकी मदद करती। मैं पहले बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, लेकिन इस तरह से घर नहीं चलता था क्योंकि मेरी अम्मी की दवाइयां भी आया करती थी जो बहुत महंगी थी। अम्मी बिस्तर पर पड़ी थी और उठ भी नहीं सकती थी। शायद उनका मर्ज उनका दुख था। मोहब्बत ने उनको मारा था। मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि जब तक मैं जिंदा हूँ तू अपनी मर्जी से किसी से शादी कर ले ताकि मैं सुकून से मर सकूं। लेकिन मैंने अम्मी को कह दिया था कि मैं कभी किसी से शादी नहीं करूंगी। आपको शादी करके क्या मिला था? मैंने सोच लिया कि मुझे कोई ऐसी नौकरी करनी चाहिए जिसमें मुझे महीने के अच्छे खासे पैसे मिले। फिर मुझे मेरी एक दोस्त ने एक नौकरी के बारे में बताया कि वहाँ का मालिक बहुत ही नेक दिल है, वो तुम्हें नौकरी जरूर देगा। मैं वहां गई और मैंने उस मालिक को देखा तो मैं हैरान रह गई। उसकी उम्र शायद 23 साल होगी। उसका नाम अली था। वो बहुत ही खूबसूरत इंसान था। मैंने उसे अपने बारे में ज्यादा नहीं बताया था, पर यह बताया कि मैं बहुत मजबूर हूँ। उसने कहा कि यहाँ आपसे पहले जो लोग आए हैं उन्होंने काफी सारे कोर्स भी किए हुए थे और मैं सुबह से बैठा हूँ और मैंने इतने सारे लोगों को रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि आपको इस नौकरी की बहुत जरूरत है। वो अच्छा इंसान था। कहते हैं कि अच्छे इंसान दूसरों के दुखों का अंदाजा लगा लेते हैं। उसने भी अंदाजा लगा लिया कि मैं वाकई में मजबूर हूँ और उसने मुझे नौकरी पर रख लिया। जब मैं ऑफिस में आकर बैठी तो एक लड़की ने कहा कि बड़ी अजीब बात है, सुबह से इतने ज्यादा काबिल लोगों को रिजेक्ट करने के बाद तुम्हें रख लिया। कहीं तुम्हारी शक्ल देख कर तो नहीं रखा? आजकल ऑफिस में लड़कियों को शक्ल देखकर ही रखा जाता है। तुम बेशक खूबसूरत हो, लेकिन तुमने कपड़े बहुत सादा से पहन रखे हैं। कल से अच्छे कपड़े पहन कर आना। खूबसूरत तो मैं थी, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि उन्होंने मेरी खूबसूरती देखी थी। मैंने उस लड़की की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं उस ऑफिस में काम करने लगी। मुझे कभी छुट्टी चाहिए होती तो सर छुट्टी दे देते थे और कभी कभी तो ऑफिस की गाड़ी में बिठाकर मुझे घर भी भिजवा देते थे। मुझे लगा कि मेरे साथ इस तरह का रवैया है, लेकिन बाकियों के साथ भी उनका रवैया ऐसा ही था। इसका मतलब कि वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे एक फाइल दी और कहा कि इसको तुमने मुकम्मल करना है, बहुत ही जरूरी फाइल है। कुछ देर बाद मुझे मेरी माँ की कॉल आ गई। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मेरी तबीयत खराब है। मैंने दवाई तो खा ली है मगर आज मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने अम्मी से कहा कि आप फिक्र मत करें, आज मैं जल्दी आ जाऊंगी। फिर मैं फोन बंद करके अपने काम में मसरूफ हो गई। थोड़ी देर के बाद मैंने अम्मी को कॉल की तो वो कॉल नहीं उठा रही थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। सर भी वहां से जा रहे थे और मैं बाहर खड़ी थी। मुझे कोई भी रिक्शा नहीं मिल रहा था। उन्होंने मुझे परेशान देखा तो मुझसे पूछ लिया। मैंने बताया कि अम्मी की कॉल आई थी, वो बिस्तर पर पड़ी हैं। उन्होंने मुझे कहा कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं सर के साथ गाड़ी में बैठ गई और वो मुझे मेरे घर छोड़ने के लिए आए और वहां से जाने लगे। तब अचानक मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर वापस वो अंदर आ गए। क्योंकि मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी, मैंने अपना सर पीटना शुरू कर दिया कि मैं पहले क्यों नहीं आई। मेरी हालत बहुत अजीब थी। मैं बेहोश हो गई और मुझे पूरे एक हफ्ते के बाद होश आया। तब तक मेरी माँ की तदफीन हो चुकी थी। ये सब कुछ अली सर ने किया था, लेकिन अब मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी क्योंकि मालिक मकान बड़ा ही बुरा इंसान था। मुझे पता चल गया कि उसकी नीयत खराब है। जब मैंने उसकी बात ना मानी तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपना थोड़ा सा सामान लेकर ऑफिस आ गई। सब मुझे देखकर हैरान हो रहे थे कि ये तुम्हारे पास इतना बड़ा बैग क्यों है। मैंने कहा कि मैंने किसी रिश्तेदार के घर जाना है, लेकिन मैंने छुट्टी नहीं ली थी।
सोचा कि शाम तक ऑफिस में बैठ जाऊंगी, उसके बाद देखूंगी कि कहाँ जा सकती हूँ। सारे लोग ऑफिस से निकल गए और मैं वहां अकेली बैठी रोती रही। जब सर अली मेरे पास आए और मुझसे रोने की वजह पूछने लगे, तब मैंने उन्हें बताया कि मुझे मालिक मकान ने अपने घर से निकाल दिया है। तब उन्होंने कहा कि इसमें रोने की क्या बात है। मैंने फिर से रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम मेरे घर चलो और वहीं पर रहना। मैं ये सुनकर हैरान हुई। मैंने कहा नहीं, मैं आपके घर कैसे आ सकती हूँ, मैं तो आपको अच्छी तरह जानती भी नहीं हूँ। उसने कहा कि यहाँ पर रहने से अच्छा है कि तुम मेरे घर में ही आ जाओ, तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। मैं यकीन दिलाता हूँ, मेरी बात का यकीन करो। मैंने उस पर भरोसा कर लिया और मैं उसके घर चली गई। जब घर में दाखिल हुई तो वहां पर नौकरानी थी जो काफी बड़ी उम्र की थी। शायद वो ही घर को संभाला करती थी, क्योंकि बाहर चौकीदार भी था और नौकरानी भी थी जो किचन में खड़ी काम कर रही थी। उस औरत का नाम आलिया था। सर ने आलिया को कहा कि ये लड़की आज से यहीं रहेगी, इसके लिए कमरा साफ करवा दो और इसका बहुत ख्याल रखना। वो औरत भी बहुत अच्छी थी। उसने मेरा सामान लेकर कमरे में रखवा दिया और कहा, तुम्हें यहाँ पर किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। उसने कहा कि किसी भी चीज की जरूरत हुई तो जरूर बताना। मैंने 2-3 दिन से खाना ठीक से नहीं खाया था। आज पेट भरकर खाना खाया तो सुकून आ गया। उस औरत को भी अपने बारे में सब कुछ बता दिया। उसने कहा, हमारे साहब बहुत अच्छे हैं, इसी तरह लोगों की मदद करते हैं। उनका अपना भी इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए ऐसे लोगों के लिए उनका दिल बहुत बड़ा है। शाम होने वाली थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी पुरसकून जगह पर आ गई हूँ। अब मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, और शायद ऐसा ही था। रात हुई तो मेरा खाना नौकरानी मेरे कमरे में ही ले आई। उसने कहा कि आपको बाहर आने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको खाना कमरे में मिल जाएगा। फिर उसने खाना मेरे सामने रखा और वहां से जाने लगी, पर अचानक से पलटी। फिर उसने एक अजीब सी बात कह दी। उसने कहा कि ये घर आपका अपना घर है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताएं। कपड़े जूते सब कुछ हम खुद बनवा देंगे। सर खुद पैसे देते हैं और मैं ही जाकर ये सारे काम करती हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, रात को कमरे से बाहर नहीं निकलना। मुझे ये बात सुनने में इतनी अजीब नहीं लग रही थी, लेकिन उसके कहने का अंदाज बहुत अजीब था। मैंने कहा, रात को वैसे भी मेरा कोई काम नहीं होगा, मुझे जल्दी सोने की आदत है, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। फिर वो नौकरानी कहने लगी, आप अपनी जरूरत के सारे काम रात 9 बजे से पहले कर लीजिएगा, और इस बात को कोई मजाक नहीं समझिएगा, ये बिल्कुल संजीदा बात है। बस आपको इस घर में रहते हुए इसी असूल की पाबंदी करनी है। मुझे ये बात कुछ अजीब सी लगी। उसने कहा कि मैं आपसे ये सुनने के लिए खड़ी हूँ कि आप 9 बजे के बाद कमरे से बाहर तो नहीं निकलेंगी। आपको इस बात का इतराफ करना होगा, ताकि आपको इस बात की संजीदगी का पता चले। मैंने कहा, ठीक है, मैं 9 बजे के बाद कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी। मैंने कहा, मैं हमेशा यहाँ नहीं रह सकती, अपने लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। थोड़े पैसे जमा हो जाएं तो यहाँ से चली जाऊंगी। उसने कहा, ये तो आपका मसला है, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। अब मैं यहाँ से चलती हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो वो भी बता दें। मैंने कहा, नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। कमरे के अंदर ही बाथरूम भी था, जरूरत की चीजें भी मौजूद थीं। कमरे में टीवी भी था और एसी भी था। वैसे भी 9 बजे के बाद मुझे बाहर निकलकर करना ही क्या था। मैं जल्दी सो जाती थी। मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी, नमाज पढ़ती थी और फिर ऑफिस के लिए निकल जाती थी। यहाँ पर भी मेरी यही रूटीन थी। आज की रात तो पुरसुकून गुजर गई। अम्मी की बहुत याद आ रही थी। अम्मी इस बात पर खुश थी कि मेरी इज्जत महफूज है, वरना मैं कहाँ जाती, क्या करती। आज कई दिनों के बाद मुझे सुकून की नींद आई थी। सर ने कहा था कि ऑफिस वालों को ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि तुम मेरे घर में रहती हो, नहीं तो वो उल्टी सीधी बातें करेंगे और तुम्हारे खिलाफ बातें होंगी। ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कोई मुझसे पूछेगा तो कह दूंगी कि अपने घर में रहती हूँ। मुझे अली सर की एक बात बहुत अच्छी लगी थी कि वो ऑफिस में मेरे साथ ऐसे पेश आते थे कि जैसे हम एक ही घर में रहते ही नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि वो मुझे ऑफिस से घर नहीं ले जाया करेंगे।
जबकि मैंने भी तो उसी घर में जाना होता था, लेकिन मैं रिक्शे में जाती थी। एक दिन मैंने बड़ा ही अजीब मंजर देखा। मैंने देखा कि सर अपने ऑफिस में बैठे थे और मैं कोई फाइल देने जा रही थी, लेकिन कांच के दरवाजे से उनको देखकर मैं साइड पर हो गई और फिर चुपके से उनको देखने लगी। वो वहां पर बैठे रो रहे थे। मैं हैरान रह गई कि भला क्यों रो रहे थे, ऐसी भी क्या बात थी। उनके रोने का अंदाज ऐसे था जैसे कोई बेबसी से रोता है। वो बहुत बेबसी से रो रहे थे। उनको ना जाने किस बात का दुख हो रहा था। फिर उन्होंने किसी को कॉल मिलाई और उससे बात करने लगे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कॉल बंद कर दी और अपने आंसू साफ कर लेने के बाद अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उनको मुख्तलिफ लिफाफों में डालने लगे। मैं अंदर गई तो मैंने फाइल रख दी। मुझे लगा कि वो मुझसे भी नजरें चुरा रहे थे। उनकी शक्ल से लग रहा था कि वो बहुत रोए हैं, इसलिए मेरी तरफ नहीं देख रहे थे। मैं जाने लगी तो उन्होंने कहा कि घर में किसी चीज की जरूरत तो नहीं है आपको। मैंने कहा नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है, मगर सर मैं हमेशा आपके घर नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि मैं समझ सकता हूँ, जब तक आपका कोई इंतजाम नहीं हो जाता आप वहां रह सकती हैं, लेकिन आप जहां भी मकान लेंगी पहले मुझे वो जगह दिखा दीजिएगा। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। उनका कहना था कि मैं ऐसी सी जगह ना पहुंच जाइएगा जहां पर आपकी जान और इज्जत को खतरा हो, इसीलिए मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ। रात में अपने कमरे में थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने खाना खा लिया था। 9 बजे से पहले ही मैंने अपने सारे काम खत्म कर लिए थे, मगर रात 12 बजे के बाद मुझे रोने की आवाजें आने लगी। मुझे लगा कि आवाज कहीं आसपास से आ रही थी, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता था कि यहाँ पर आसपास कोई भी घर नहीं था। ये घर टाउन में बना हुआ था और ये टाउन भी शायद नया बना था, इसीलिए यहाँ प्लॉट खाली थे और ये आवाज तो बहुत करीब से आ रही थी। फिर मुझे इस बात पर यकीन हो गया कि ये आवाज घर के अंदर से ही आ रही है, लेकिन ये आवाज एक बूढ़े आदमी और तीन लड़कियों की थी जो मिलकर रो रहे थे। मैं हैरान रह गई। मुझे यकीन हो गया था कि ये आवाजें यहीं से आ रही हैं, लेकिन इस घर में तो अली सर के अलावा कोई भी नहीं रहता था। नौकर भी अपना काम करके चले जाया करते थे। शायद वो नौकरानी भी यहीं पर रहती थी, लेकिन उसके लिए तो पीछे क्वार्टर बनाए गए थे और ये आवाज घर के अंदर से आ रही थी। मुझे लगा कि मुझे बाहर जाकर चेक करना चाहिए, लेकिन मुझे कहा गया था कि रात को बाहर ना निकलना, इसीलिए मैं नहीं गई। थोड़ी देर तक आवाज आती रही, फिर कुछ तोड़ने की आवाज आई जैसे किसी ने कोई चीज तोड़ दी है, और उसके बाद मुकम्मल खामोशी छा गई। मैं हैरान रह गई और अगले 2-3 दिन तक रोज रात को इसी तरह आवाजें आया करती थी। मैंने एक दिन आलिया से पूछा कि इस घर में कोई और भी रहता है क्या। उसने कहा कि यहाँ पर अली साहब रहते हैं। मैंने कहा कि उनके माँ बाप और कोई घर वाले। उसने कहा कि उनके माँ बाप के बारे में हमने कभी नहीं सुना और ना ही हमने उनसे सवाल किया। मैंने कहा कि कोई रिश्तेदार जो इस घर में आता हो। इस बात पर वो कहने लगी कि तुम क्यों पूछ रही हो। मैंने कहा ऐसे ही पूछ रही हूँ। उसने कहा कि उनका कोई रिश्तेदार नहीं आता, वो अकेले हैं और अकेले रहते हैं, उनको अकेले रहना ही अच्छा लगता है। मैंने कहा कि उन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की। उसने कहा कि देखो साहब जी, ना तो मेरे भाई हैं और ना ही मेरे बेटे हैं जो मुझे हर बात बताते हों। नहीं की शादी तो हम क्या कर सकते हैं। वैसे वो लड़की होगी बहुत खुशकिस्मत जो कि इनकी जिंदगी में आएगी। मैंने कहा हाँ, वाकई वो बहुत खुशकिस्मत होगी, क्योंकि सर जी बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने कहा कि रात को मैंने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी थी। आलिया सब्जी काट रही थी। उसने अपने हाथ रोक दिए। उसने कहा कैसी आवाजें। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली जैसे कि वो घबरा गई हो। मैंने कहा कि किसी बाबा जी की आवाज थी और उनके साथ लड़कियों की आवाजें भी थी जैसे वो रो रही हों। उसने कहा कि अच्छा, वो साहब जी अपने कमरे में टीवी लगाकर बैठे होंगे। टीवी की आवाज तो तुम्हें पता है पूरे घर में गूंजती है। मेरे दिमाग में ये बात आई कि हो सकता है कि वो टीवी देख रहे हों और टीवी पर ऐसी कोई चीज भी लगी हो। लेकिन जब टीवी पर कोई फिल्म या ड्रामा लगता है तो उसके साथ तो म्यूजिक की आवाज भी आती है जो फिल्मों और ड्रामों में होता है। ये भी हो सकता था। उसने कहा कि तुम बहुत सवाल करती हो। इस घर में रहना है तो चुपचाप आराम से रहो। जो तुम चाहोगी
तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा सवाल नहीं करना। सर को ज्यादा सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। मैंने कहा कि मैं उनसे कभी भी कोई सवाल नहीं करूंगी। उसने कहा कि मुझे भी ज्यादा सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं। अगर मैंने उनको कह दिया कि तुम में कोई मसला है तो वो तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। मुझे तो ये बात बड़ी अजीब लगी थी कि उसका 5 मिनट के बाद ही मूड बदल जाता था। ये कोई और बात करती तो कभी कोई और बात, कभी इसका लहजा किसी और तरह का होता तो कभी किसी और तरह का। वो ऐसे ही थी जैसे यहाँ पर मालकिन लगी हुई है। खैर मैं चुप हो गई। आलिया से ज्यादा बहस ना की, मगर मुझे रोज रात को लड़कियों की और एक बाबा जी की रोने की आवाज आती थी। मुझे घर में तकरीबन 15 दिन होने वाले थे। मुझे यकीन हो गया था कि ये टीवी नहीं है। कोई भी रोज एक ही तरह की चीज टीवी पर नहीं देख सकता है। एक दिन आलिया मेरे कमरे में आई और मुझे पहले ही खाना देकर जा चुकी थी और 9 बजे के बाद का वक्त था। वो मेरे कमरे में बिना दस्तक दिए ही आ गई। मैंने कहा, खैरियत है? तुमने मुझे कहा था कि 9 बजे के बाद बाहर ना निकलना और तुम खुद बाहर फिर रही हो। उसने कहा कि मुझे तुमसे काम है, आज तुम्हारी बारी है। मैंने कहा कि मेरी बारी किस चीज की है? मैंने आलिया को देखा तो वो काफी थकी हुई और बीमार लग रही थी। उसने अपनी कमर पर हाथ रखा हुआ था। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा, मेरे साथ चलो, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें वैसे भी बहुत शौक है सब कुछ जानने का कि इस घर में क्या होता है। आज वही सब तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। मैं उसके लहजे से डर गई थी कि क्या होने वाला था मेरे साथ और क्या होता है इस घर में। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जबरदस्ती ले गई। मैंने कहा कि ये क्या कर रही हो? वो मुझे दूसरी मंजिल की तरफ लेकर जा रही थी और एक बड़े से कमरे में जाकर उसने मुझे छोड़ दिया। सामने देखा तो हैरान रह गई। उस कमरे में 4 नौजवान लड़कियां थीं। शायद कमसिन कहना मुनासिब होगा। कोई 12 साल की तो कोई 13 साल की। वो बुरी तरह रो रही थी और साथ एक 80 साल के बाबा जी भी थे। इन सब की हालत बड़ी अजीब थी। ऐसा लगता था कि दर्द से वो रो रहे हैं, लेकिन उनके जिस्म पर कोई भी जख्म नहीं था। आलिया ने दरवाजा बंद कर दिया और कहा कि तुम्हें आज की रात इन सब का ख्याल रखना होगा क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैंने कहा कि ये कौन लोग हैं? फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि ये बच्चियां सर जी सड़क से उठाकर ले आए हैं जिनसे जबरदस्ती नशा करवाया जाता था, और ये बाबा जी भी जो सड़क पर नशे में पड़े थे। इनको किसी शय का होश नहीं है। इन सब से गलत काम करवाया जाता था। अब वो इनको खरीद कर लाए हैं। इन सब का इलाज चल रहा है और इनको नशे की इतनी आदत हो गई है, अब इनको नशा नहीं मिलता तो सारी रात रोते हैं और मुझे सारी रात इनका ख्याल करना पड़ता है। असल में मैं एक नर्स भी हूँ, लेकिन आज मेरी तबीयत खराब है, इसलिए तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। इनकी देखभाल करनी है, बस एक दवाई देनी है और इनको सुलाना है। क्या तुम ये कर सकती हो? मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, हाँ मैं जरूर करूंगी। उसने मुझे काम समझाया और खुद एक तरफ बैठ गई। उसकी तबीयत खराब थी। अब मुझे सब कुछ पता चल गया था। शायद उस दिन सर पैसे भी इसी वजह से डाल रहे थे और इन लोगों के लिए रो रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं लोगों की मदद करने के लिए बाहर जाता हूँ तो मुझे ऐसी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं जो सुनने के बाद मैं कई कई दिन तक सो नहीं पाता। पता नहीं इस दुनिया में क्या हो रहा है। अब मैं भी रोज उनका ख्याल करती थी। आलिया मुझे कहने लगी कि साहब जी ने कहा है कि ये बात कम से कम लोगों को पता चले, इसीलिए तुम्हें मना किया था कि रात को बाहर ना निकलना। बस आज मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं तुम्हें ले आई हूँ। कुछ दिन बाद मैंने सर से कहा कि आप शादी क्यों नहीं कर लेते? उन्होंने कहा, कौन होगी जो मुझसे शादी करेगी और फिर सारी जिंदगी मेरे साथ लोगों का ख्याल करती फिरेगी? मैं खामोश हो गई और वो भी खामोश हो गए। एक हफ्ते के बाद आलिया ने मुझे कहा कि सर तुमसे निकाह करना चाहते हैं। मेरे दिल में तो ये बात कब से थी। मैंने कहा, मैं राजी हूँ और मैं उनसे निकाह करूंगी और मैं उनके साथ मिलकर ये नेक काम भी करूंगी, क्योंकि ये काम करके मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। मैंने शायद दिल ही दिल में उनको बुरा समझा था, लेकिन वो बिल्कुल भी बुरे नहीं थे। उन्होंने इज्जत से मेरे लिए निकाह का पैगाम भेजा था। मैंने हाँ कर दी थी। हम लोगों का निकाह बहुत ही सादगी से हुआ था।
घर में ही रस्म हो गई थी। उसके बाद से मैं भी सब लोगों का ख्याल करती हूँ। उसमें से 2 बच्चियों के घर वाले मिल गए हैं और उनको भेज दिया है। बाकियों के घर वालों की तलाश जारी है। बाबा जी अब पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं। अब रात को कोई भी नहीं रोता और अब ये लोग सारी जिंदगी हमारे साथ ही रहेंगे। इसके अलावा भी अली इसी तरह के फलाही काम करते रहते हैं। अली और मैं एक नए घर में शिफ्ट हो गए हैं और अली ने अपने पुराने घर को एक फलाई सेंटर बना दिया है, जहां गरीब और बेसहारा लोगों की मदद की जाती है। उन्हें रहने और खाने की चीजें दी जाती हैं। आज अली और मैं दोनों मिलकर इस इदारे को चला रहे हैं और अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रहे हैं।